मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल जीएस गाथा में। तो यह जो है उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट 1861 के बारे में है, जो कि यूपी एपीओ में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस एक्ट और रेगुलेशन से संबंधित कुल 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जिसमें से 10 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश जो पुलिस एक्ट है, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो है वह जो है रेगुलेशन से पूछे जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं। यह कुल मिला के 1-2 घंटे का वीडियो है, आप उसे देख लीजिए। और यह जो है मेरा टेलीग्राम का चैनल है @GS गाथा, ठीक है ना, GS गाथा। ये जीएस और गाथा दोनों एक में है, तो पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। पुलिस अधिनियम 1861, ठीक है, पुलिस अधिनियम 1861 अधिनियम संख्यांक 5 है। इसका अधिनियम संख्यांक जो है ये 5 है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे। 22 मार्च 1861 को जो है गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई। 22 मार्च 1861 को जो है गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त हुई। पुलिस के विनियमन के लिए अधिनियम, पुलिस के विनियमन के लिए अधिनियम, आइए देखते हैं। उद्देशिका, चूंकि पुलिस को पुनर्गठित करना और अपराधों को निवारित करने तथा उनका पता लगाने के लिए उसे और अधिक दक्ष उपकरण बनाना समीचीन है। अतः निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित किया जाता है। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो, आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए। 1857 में जो है 1857 में क्रांति हुई थी। उसके पहले भारत में पुलिस व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना। जो भारत में पहली पुलिस व्यवस्था आई अंग्रेजों के द्वारा, वह 1861 में आई। पुलिस शब्द का पहला बार जो प्रयोग किया गया, पुलिसिंग की जो व्यवस्था की गई आधुनिक रूप से, वो 1861 में की गई, ठीक है ना। जिससे जो छोटे मोटे क्रांतिकारी जो इधर उधर टहल रहे हैं गाँव में या जंगलों में, उनको पकड़ा जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वचन खंड अर्थात परिभाषा खंड है ये। निर्वचन का अर्थ होता है परिभाषा। जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थान्वयन के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का वही अर्थ होगा जो उन्हें दिया गया है। अर्थात पहला, जिले का मजिस्ट्रेट, जिसे डीएम कहते हैं, से वह मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिस पर जिले के कार्यपालिका प्रशासन का भार है। ठीक है। यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन किया उसको आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते भी हैं। जिले के मजिस्ट्रेट से क्या अर्थ है? और जो मजिस्ट्रेट के शक्तियों का प्रयोग करता है, चाहे ऐसे कार्यपालिका प्रशासन से भारित मुख्य अधिकारी किसी भी अधिमान से ज्ञात हो। अधिमान का मतलब रैंक या पद से ज्ञात हो। मजिस्ट्रेट शब्द के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की सब या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने वाले साधारण पुलिस जिले के सब व्यक्ति आते हैं। तीसरा है, पुलिस शब्द के अंतर्गत वे सब व्यक्ति आते हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत भर्ती किए गए। इस शब्द पे ज़्यादा जोर दीजिए, भर्ती किए गए हैं। ठीक है। साधारण पुलिस जिला, कोई प्रेसिडेंसी, अंग्रेजों के समय जो है प्रेसिडेंसी था, ठीक है ना, यानी कि राज्य। जो अंग्रेजों के समय के राज्य को प्रेसिडेंसी कहा जाता था, मान के चलिए, जहाँ पे गवर्नर बैठता था। और ये राज्य, कोई प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान या किसी प्रेसिडेंसी राज्य या स्थान का कोई भाग आता है जिनमें इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है। तो आप ये साधारण पुलिस समझिए, इसमें प्रेसिडेंसी और राज्य दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। पांचवा है जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक। शब्दों के अंतर्गत सहायक जिला अधीक्षक या अन्य व्यक्ति आता है जिसे किसी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक के सब कर्तव्यों या उनमें से किसी का पालन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक, दो शब्द का यहाँ पे वर्णन किया गया है।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। संपत्ति, संपत्ति शब्द के अंतर्गत कोई जंगम संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूति, तीन चीजें हैं, जंगम संपत्ति, धन और मूल्यवान प्रतिभूति। व्यक्ति है, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत कंपनी या निगम आता है, ठीक है ना, कंपनी या निगम आता है, या ये कह दे व्यक्ति के शब्द के अंदर कंपनी या निगम भी आता है। मास, मास शब्द के कैलेंडर मास अभिप्रेत है, जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ठीक है, हिंदी कैलेंडर, पंचांग नहीं कैलेंडर कह रहा है ये, जो अंग्रेजी कैलेंडर है उसका मान्य होगा। आगे बढ़ते हैं। ढोर, ढोर का मतलब जानवर। शब्द के अंतर्गत सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त, सींगों वाले ढोरों के अतिरिक्त हाथी, ऊंट, गधे, खच्चर, भेड़े, बकरियां और सूअर आते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जानवरों का जिक्र है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्तियों के प्रति निर्देश का वह अर्थ लगाया जाएगा कि वे निर्देश उस बल के उप अधीक्षक की पंक्ति के नीचे वाले व्यक्तियों के प्रति है, ठीक है ना। चलिए, उप अधीक्षक माने डिप्टी एसपी। आगे बढ़ते हैं। राज्य संशोधन। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 में जिला अधीक्षक के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया है, ठीक है। जिला अधीक्षक और जिला पुलिस अधीक्षक शब्दों की जो अभी उस वैक्ट में लिखा गया है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पद में क्या बताया गया, धारा 1 में संपत्ति के वाद निम्नलिखित अंतर स्थापित किया गया है। पद नागरिक उड्डयन कार्मिक, जो कि हवाई अड्डे पे होते हैं, के का तात्पर्य पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रारंभ के ठीक पूर्व नागरिक उड्डयन निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुरक्षण, सुरक्षा, सामान्य प्रशासन विंग में तैनात नागरिक उड्डयन विभाग के ऐसे अधिकारी और कर्मचारी से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। धारा 2 बल का गठन। इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अधीन समस्त पुलिस स्थापन एक पुलिस बल समझा जाएगा और रीतितः भर्ती किया जाएगा, और वह अधिकारियों और पुलिस जन की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा और ऐसी रीत से गठित होगा जैसा राज्य सरकार समय समय पर निर्देश दे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने गोला बनाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुलिस बल की अधीनस्थ पंक्ति के सदस्यों का वेतन, सेवा की अन्य सब शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार अवधारित करे, ठीक है। अब धारा 2 का आइए, धारा 2 का ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसको इतना ही पढ़ लीजिए कि धारा 2 का में जो है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, ठीक है। नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, बस ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ना ही आज तक कभी पूछा गया है। मैं 3-4 साल का पेपर अपने इस पर लोड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको 5 अगर आपको पढ़ना है तो 5 करके देख लीजिएगा, ठीक है। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, और शेयर भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 3 है राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा। राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का अधीक्षण उस राज्य सरकार में जिसके अधीन ऐसा जिला हो निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा, और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति अधिकृत या न्यायालय द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिष्ठित या नियंत्रित करने के लिए सशक्त नहीं किया जाएगा। अधीक्षण का मतलब होता है सुपरविजन, ठीक है। धारा 4 है पुलिस महानिरीक्षक। साधारण पुलिस जिले में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन एक अधिकारी जो कि पुलिस महानिरीक्षक कहलाएगा, और ऐसे उप महानिरीक्षक और सहायक महानिरीक्षक में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे निहित होगा।
जिले के मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र पुलिस का प्रशासन, ऐसे मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण और निर्देश के अधीन एक जिला अधीक्षक और एक सहायक जिला अधीक्षकों में जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझे निहित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया गया, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जिले के मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता में, जिले के मजिस्ट्रेट के स्थानीय अधिकारिता में सर्वत्र जिला पुलिस प्रशासन रहेगा, यानी कि एसपी के अंडर नहीं रहता है, डीएम के अंडर में रहता है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थोड़ा सा संशोधन है, इसको आप लोग देख लीजिए। यहां से ये प्रश्न बनता है धारा 5 से, महानिरीक्षक की शक्तियां। ठीक है, महानिरीक्षक की शक्तियां। साधारण जिले में सर्वत्र पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी। आप देख रहे हैं ना, साधारण पुलिस महानिरीक्षक को मजिस्ट्रेट की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होंगी, यह बताया गया है धारा 5 में। वह उन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिरोपित मर्यादाओं के अधीन करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं एक आजकल व्यवस्था चल रही है कमिश्नरी सिस्टम की। ठीक है ना, जैसे जो बड़े बड़े महानगर हैं, जैसे दिल्ली के कमिश्नर या लखनऊ के कमिश्नर, ठीक है ना, अभी उत्तर प्रदेश में हुआ है कमिश्नरी सिस्टम आ रहा है, तो यह उसके लिए है। तो उसके हिसाब से जो डीएम को जो पावर होता था वह पुलिस कमिश्नर को हो जाएगा। ठीक है ना, जो डीएम का जो न्यायालय होता था, जैसे किसी को दरबदर करना जिले के, ठीक है, जैसे गुंडा एक्ट होता है, तो ऐसे एक पुलिस का न्यायालय भी हो जाएगा, उससे डीएम की शक्तियां छीन करके पुलिस कमिश्नर को दे दी जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 6 रिपील कर दिया गया। धारा 6 जो है यह निकाल दिया गया है। आप लोग देखिए, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी धारा रिपील कर दी गई है या निकाल दी गई है। तो धारा 6 जो है वह निकाल दी गई है। यह जितने मिनट का वीडियो आप इससे देखिए, 20 मिनट देखिए, 25 मिनट देखिए, लेकिन रोज देखिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए, धारा 7 है अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति इत्यादि। धारा 7 है, महत्वपूर्ण है, ध्यान से उसको पढ़िए। अवर अधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति, एक होता अवर अधिकारी, एक होता प्रवर। प्रवर माने उच्च, अवर माने निम्न, थोड़ा नीचे कैटेगरी का। संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबंधों के और ऐसे नियमों के जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाए जाए, अधीन रहते हुए पुलिस महानिरीक्षक, पहला आ गया, उप महानिरीक्षक गण, दूसरा सहायक महानिरीक्षक गण, तीसरा जिला अधीक्षक गण, चौथा कि किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलंबित या अवनत, अवनत का मतलब प्रमोशन होता है, एक डिमोशन होता है, अवनत कर सकेंगे, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में स्थिर व उपेक्षावान पाए, या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जाएं, या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षा पूर्वक, अनवधानता का मतलब होता है जो ध्यान न दे, या उपेक्षा पूर्वक रीति से निर्वहन करता है, या जो स्वकारेण अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए स्वतः को अयोग्य कर लेता है, स्वकर्म स्वतः ही, निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा। निम्न दंडों में से कोई एक या अधिक दे सकेगा। क्या क्या दे सकेगा ये देखते हैं, कौन कौन देगा। तो ये पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक गण, सहायक महानिरीक्षक गण और जिला अधीक्षक गण, ये 4 लोगों को अधिकार दिया गया, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है ना, अपने से निम्न लोगों को कौन कौन से दंड देंगे। पहला, 1 महीने के वेतन से अनधिक किसी राशि का जुर्माना। दूसरा, दंड रूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, अतिश्रम या अन्य कार्य को के सहित या रहित 15 दिनों से अधिक कालावधि के लिए क्वार्टर परिरोध।
ठीक है ना, क्वार्टर परिरोध, जो पुलिस क्वार्टर से बाहर नहीं निकलना आपको। सदाचार वेतन से वंचित, सदाचरण वेतन से वंचित, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, विशिष्ट या विशेष उपलब्धि के किसी पद से हटाना, जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री के वो स्पेशल सिक्योरिटी में है, ठीक है, या माल खाने के स्पेशल सिक्योरिटी में है वो, तो उसको हटा दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक पुलिस उपनिरीक्षक को सेवा मुक्त कर सकता है, याद देख रहे हैं ना, ये देखिए टिप्पणी दी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक पुलिस उपनिरीक्षक को सेवा मुक्त कर सकता है, यानी कि एसपी जो है दरोगा को सेवा मुक्त कर सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 8 पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र, पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र। धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न, धारा 4 क्या है, पुलिस महानिरीक्षक आदि, यहां लिखा हुआ धारा 4 क्या है, पुलिस महानिरीक्षक आदि। धारा 4 में वर्णित अधिकारी से भिन्न प्रत्येक पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्ति पर महानिरीक्षक या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे महानिरीक्षक नियुक्त करे, मुद्रांकित इन अधिनियम के उपाबद्ध प्रारूप में एक प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसे फलस्वरूप ऐसे प्रमाण पत्र को धारण करने वाले व्यक्ति को पुलिस अधिकारी की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित होंगे। प्रमाण पत्र का अभ्यापन मतलब जो प्रमाण पत्र जो हमको मिलेगा उसको देना कैसे है या उसका त्याग कैसे करना है। जब कभी प्रमाण पत्र में नामित व्यक्ति किसी कारण से पुलिस अधिकारी नहीं रहता है, तब ऐसा प्रमाण पत्र प्रभावहीन हो जाएगा और उसके अधिकारी न रहने पर उसके द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सशक्त अधिकारी को तुरंत अभ्यर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। पुलिस अधिकारी अपने पद से निलंबित होने के कारण पुलिस अधिकारी बने रहने से परिविरत नहीं हो जाएगा। ऐसे निलंबन की अवधि में वे शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार जो पुलिस अधिकारी के रूप में उनमें निहित हैं स्थगित रहेंगे, स्थगित रहते हैं। ठीक है, निलंबन के समय जो उसको अधिकार मिले हुए हैं पुलिस अधिकारी को वह स्थगित रहेंगे, किंतु वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्त्रियों और उन्हीं प्राधिकारियों के अधीन रहेगा मानो वह निलंबन नहीं हुआ है। ठीक है, इमरजेंसी के समय जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निलंबन की पूरी परिभाषा आप देख लीजिए, जो पुलिस अधिकारी जो निलंबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य संशोधन है, ठीक है, धारा 8 का है नागरिक उड्डयन कार्मिकों को प्रमाण पत्र। ठीक है, इसको आप 5 करके आप पढ़ लीजिए। इसे पूछा जा सकता कब हुआ, ये 2001 में। ठीक है, यहां से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 9 है पुलिस अधिकारी बिना इजाजत या 2 मास की सूचना के पद त्याग नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण धारा है ये, आइए देखते हैं। जब तक जिला अधीक्षक यानी कि एसपी या ऐसी अनुमति देने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिव्यक्ततः अनुज्ञात न दे, कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्य से अपने को प्रत्याहन करने के लिए यानी कि अपने आप को वापस खींच लेना, वापस बुला लेना के लिए, या जब तक कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों को त्यागपत्र देने के आशय की लिखित सूचना 2 मास से अन्यून अवधि के लिए न दे, बिना जिला अधीक्षक की इजाजत के त्यागपत्र देने के लिए स्वतंत्र न होगा। यानी कि यदि वह चाह रहा है कि हम जो है त्यागपत्र दे दें, नौकरी संबंध उसका उब चुका है, तो 2 महीना पहले उसको नोटिस दे देना पड़ेगा। या मान लीजिए हमारा मन कहा अब हमको नौकरी नहीं करना है, तो हमने एक लेटर लिख दिया, तो आज लेटर लिखने से 2 महीना बाद तक जो है वो माना जाएगा कि 2 महीने के अंदर उस लेटर पे कार्रवाई हो पाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे जब तक महानिरीक्षक ऐसे करने के लिए अभिव्यक्ततः उसे लिखित रूप से अनुज्ञा न दे। कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन
वाले अपने कर्तव्य से भिन्न किसी नियोजन या पद में नहीं लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि एसपी अगर यह चाल है कि भाई पुलिस वाले जनगणना करने के लिए जाएं, तो उसको महानिरीक्षक का जो है सिग्नेचर चाहिए, मंजूरी चाहिए। ठीक है, तब वो जाएंगे, किसी अन्य काम में जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी धारा निकाल दी गई है, तो धारा 11 भी निकाल दी गई है, रिपील कर दी गई है। ठीक है, धारा 11 और धारा 6 जो है निकाल दी गई। अब देखिए धारा 6 भी निकाल दी गई है, धारा 11 और धारा 6। ठीक है, ये दोनों धारा निकाल दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इस पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इनमें से कौन सी धारा निकाल दी गई है या रिपील कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ देखिए धारा 6 ये जो है, ये धारा 6 देखिए निकाल दी गई है, और धारा 11। तो मन से पढ़िए क्योंकि ये महत्वपूर्ण एक्ट है। 10 क्वेश्चन आएंगे इस एक्ट से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए, लाइक ज़रूर करिए। आगे बढ़ते हैं। महानिरीक्षक की नियम बनाने की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये। पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन और वर्गीकरण और वितरण से उन स्थानों से जिनमें बल के सदस्य निवास करेंगे और बल के सदस्यों द्वारा किए जाने वाली विशिष्ट सेवाओं से उनके निरीक्षण, उन्हें दिए जाने वाले आयुध मतलब हथियार, साज सज्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के वर्णन से उनके द्वारा गुप्त वार्ता और जानकारी के संग्रहण और संसूचना के संबंध में ऐसे आदेश और नियम जिन्हें वह समाचीन समझे, और पुलिस बल से संबद्ध ऐसे सब अन्य आदेश और नियम जिन्हें महानिरीक्षक कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा के निवारण के लिए और ऐसे बल को अपने कर्तव्य के परिवहन में दक्ष बनाने के लिए समय समय पर समीचीन का मतलब होता है उचित, समीचीन का मतलब होता है उचित समझे राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन, मतलब पहले ही अनुमोदन लेना पड़ेगा, के अधीन समय समय पर बना सकता है। तो कौन करेगा ये? पुलिस महानिरीक्षक करेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है महानिरीक्षक शब्द के लिए महानिदेशक और महानिरीक्षक शब्द प्रस्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है महानिरीक्षक शब्द पर, तो यहाँ पर आप ये शब्द लिख दीजिए, महानिदेशक और महानिरीक्षक शब्द लिख दीजिए। ठीक है, जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। धारा 13 व्यक्तिगत खर्चों पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। पुलिस महानिरीक्षक या, जैसे व्यक्तिगत खर्चे का मतलब क्या हो गया, अब जैसे मैं बता दूं आपको, राज्य सरकार पुलिस के लिए एक बजट एलोकेट करती है। ठीक है ना, मान लीजिए 10,000 करोड़ रुपया, 5,000 करोड़ रुपया जो भी हो, तो उन्हीं खर्चे में से जो है, जो खर्चा इसके बाद बढ़ेगा नहीं, उन्हीं खर्चों में से जो है अतिरिक्त पुलिस अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है, जो राज्य सरकार पहले से हर बजट जब बजट अलॉट करती है उन्हीं खर्चों में से, इसके अलावा जो है अतिरिक्त खर्चा नहीं दिया जाएगा या नहीं हो सकता, जैसा भी प्रोविजन हो। आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत खर्च का मतलब ये नहीं है कि सिपाही, एसपी या महानिरीक्षक अपने जेब से पैसा निकालें। व्यक्तिगत खर्च का मतलब है जो एलोकेट किया गया है, अलॉट किया गया है जो बजट पुलिस के लिए। व्यक्तिगत खर्च का नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक या किसी उप महानिरीक्षक या सहायक महानिरीक्षक या जिला अधीक्षक के लिए जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण निर्देशन के अधीन रहते हुए या विधिपूर्ण होगा कि वे अपनी आवश्यकता दर्शित करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सॉरी गलती मैंने कह दिया था, आवश्यकता करने वाले किसी व्यक्ति के आवेदन पर, जैसे मान लीजिए मुझे सिक्योरिटी की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है ना, आवेदन, जैसे मुझे मान लीजिए सिक्योरिटी की आवश्यकता है, तब एक प्राइवेट आदमी को सिक्योरिटी की आवश्यकता है, उसके जान माल को खतरा है, आवेदन पर साधारण पुलिस जिले के अंदर किसी स्थान पर शांति बनाए रखने के लिए ऐसे समय के लिए जो उचित समझा जाए पुलिस अधिकारियों की कोई अतिरिक्त संख्या प्रतिनियुक्त कर दे, ऐसे बल अन्य जिला अधीक्षक के आदेशों के अधीन होगा जो
उसका भार आवेदन करने वाले व्यक्ति पर होगा। ठीक है ना, ये देख रहे हैं आप। परंतु उस व्यक्ति के लिए जिसके आवेदन पर ऐसा प्रतिनियोजन किया जाएगा, यह विधिपूर्ण होगा कि वह महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक या अधीक्षक को 1 मास की लिखित सूचना देकर यह अपेक्षा करे कि इस प्रकार प्रतिनियुक्त पुलिस अधिकारी प्रत्याहित किए जाए। ठीक है ना, और ऐसा व्यक्ति ऐसे अतिरिक्त बल के भार से ऐसी सूचना का अवसान पर अवमुक्त होगा। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, 1 महीना पहले सूचना देकर के जो है आप उसको अवमुक्त हो सकते हैं। तो ये देखिए लिखा हुआ पर्सनल सिक्योरिटी जो है या सिक्योरिटी के बारे में जो है, व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस अधिकारी। ठीक है, जो आपकी सुरक्षा में लगे रहते हैं, ये यहाँ पर है। ठीक है, धारा 13। थोड़ा मैं शुरू में गलती बोल दिया था, मुझे माफ करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 14, रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। ठीक है, महत्वपूर्ण धारा है, अक्सर पूछा भी जाता है ये। धारा 14, रेल और अन्य कर्मों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति। जब कभी कोई रेल, नहर या अन्य लोक कर्म या कोई विनिर्माणशाला, अर्थात जो कोई मतलब जो भवन बन रहा है, विनिर्माणशाला या कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, या वाणिज्यिक समुत्थान, ठीक है ना, इकोनॉमिक हब हो, कोई देश के किसी भाग में चलाया जाए या क्रियाशील हो और महानिरीक्षक को यह प्रतीत होता हो कि ऐसे कर्म विनिर्माणशाला या समुत्थान में नियोजित व्यक्तियों के आचरण या ऐसे आचरण की युक्तियुक्त आशंका के कारण ऐसे स्थान में अतिरिक्त पुलिस बल का नियोजन आवश्यक है, तब महानिरीक्षक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राज्य सरकार की सहमति से ऐसा स्थान में अतिरिक्त बल प्रतिनियुक्त करे और जब तक ऐसी आवश्यकता बनी रहे तब तक उसे वह नियोजित रखे, और ऐसे कर्म विनिर्माणशाला या समुत्थान के चलाने में प्रयुक्त विधियों का नियंत्रण या अभिरक्षा जिस व्यक्ति के हाथ में है उसे अतिरिक्त बल के लिए जो इस प्रकार आवश्यक हो संदाय करने के लिए समय समय पर आदेश दे, तदुपरि अर्थात उसके बाद ऐसा व्यक्ति तदनुसार संदाय कराएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए, धारा पूछा जाता है रेल और अन्य वर्ग के आसपास अतिरिक्त बल की नियुक्ति से संबंधित धारा, तो धारा 14 है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमेशा जोड़ा गया है। ठीक है, महानिदेशक, महानिरीक्षक के शब्द के लिए महानिदेशक और महानिरीक्षक शब्द प्रयुक्त होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण धारा है ये, धारा 15, विक्षिप्त या संकटपूर्ण जिलों में अतिरिक्त पुलिस रखना। विक्षिप्त या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस रखना। खंड 1, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह राजपत्र में अधिसूचित किए जाने वाली उद्घोषणा द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली घोषणा द्वारा और ऐसी अन्य रीति में जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे या घोषित करे कि उसे प्राधिकार के अधीन कोई क्षेत्र विक्षुब्ध माने जो गुस्सा जाते हैं लोग, या संकटमय अवस्था में पाया जाता है, या ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनमें किसी वर्ग या अनुभाग के आचरण में या समाचीन का उचित प्रतीत हो, ठीक है, कि पुलिस की संख्या बढ़ाई जाए, जैसे लखीमपुर वाली घटना हो गई। ठीक है, इसमें किसान कुछ मारे गए। दूसरा, तदुपरि पुलिस महानिरीक्षक या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यथापूर्वोक्त घोषणा में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में रखे जाने के लिए उस नियत सामान्य संख्या के अतिरिक्त पुलिस बल राज्य सरकार की मंजूरी से नियोजित करे। ठीक है, तीसरा है, महत्वपूर्ण है ये, देखिए इसको, खंड 3, उस धारा के उपखंड 6 के, इस धारा के उपखंड 6 के उपबंधों के अधीन ऐसे अतिरिक्त पुलिस बल का खर्च उद्घोषणा में वर्णित क्षेत्र के निवासियों के द्वारा वहन किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे लिखा तो जरूर गया है, तो अंग्रेजों के समय है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे किसी एरिया को अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता हो,
लेकिन अब ऐसा नहीं होता, पहले होता था, अंग्रेजों के समय का एक्ट है। तो खंड 4, जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे ऐसे खर्च का प्रभाजन उस निवासियों के बीच रहेगा जो यथापूर्वोक्त उसे वहन करने के दायित्वाधीन हैं और उन्हें ठीक उत्तरवर्ती उपधारा के अधीन छूट नहीं दी गई है। ऐसा प्रभाजन ऐसे निवासियों के ऐसे क्षेत्र में उन्हें साधनों के बाबत मजिस्ट्रेट के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। खंड 5, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे खर्च के किसी भाग को वहन करने के दायित्व से किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छूट दें। अब जैसे अब मैं बताता हूँ, एक बहुत पहले की बात है, तकरीबन 20 साल पहले की बात है, इसी घटना को याद करते हुए कि एक गांव था, उस गांव में एक मास्टर साहब को मारपीट दिया गया। एक गांव था, उस गांव में एक मास्टर साहब थे इंटर कॉलेज के, उसको मारपीट दिया गया। हमारी याद है, बचपन की याद है ये। तो उनको मारपीट दिया गया मास्टर साहब को। तो मास्टर साहब एक इंटर कॉलेज में पढ़ाते थे। इंटर कॉलेज के लड़के आए और उस गांव के जो मतलब जो 5-6 दबंग टाइप के लोग थे, तो उस लड़कों ने जो मतलब सैकड़ों के लड़के आ गए, सैकड़ों लड़के आए कम से कम, और उस गांव के लोगों को मारे पीटे। ठीक है। अब यह घटना जो है ये पहुंच गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सॉरी गवर्नमेंट, राज्य सरकार के पास पहुंची। तो राज्य सरकार ने इस गांव को जो है पीएससी प्रोटेक्शन दे दिया, इस गांव को पीएससी प्रोटेक्शन दे दिया। ठीक है। अब जितने पीएससी के लोग थे कैंप लगा के अपना चारों तरफ बैठ गए गांव के, और जितना भेड़ बकरा मुर्गी थी जो गांव के लोगों को चराते थे, ये जब पीएससी वाले इन्हीं को मार के खाते थे। ठीक है। जो अब भाई गांव में जो भैंस वोंस रहती थी, जो गाय थी, जो भैंस थी, जो ग्वाले आते हैं बाहर से या गांव के अंदर से दूध ले जाते हैं, ले आते हैं, व्यापार करते हैं, ना कोई गांव के अंदर आ पाता था, ना गांव के बाहर कोई जा पाता था। तो जितना दूध था ये पीएससी वाले ही लोग पी जाते थे। ठीक है ना। तो यही स्थिति होती है जब कहीं पे ऐसी स्थिति हो, यही खर्चा है इन लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने बता दिया, एक सामान्य बात बता दिया। ठीक है। और एक्ट में कुछ भी लिखा रहता है, लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं। खंड 6, इस धारा के उपधारा 1 के अधीन जारी की गई कोई उद्घोषणा में वह कालावधि कथित होगी, देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, वह कालावधि कथित होगी जिसमें वह प्रवृत्त होगी, किंतु वह किसी भी समय प्रत्याहृत की जा, वापस ली जा सकती है जो होगा। ठीक है। या ऐसी और कालावधियों के लिए समय समय पर चालू रखी जा सकेगी जिन्हें राज्य सरकार प्रत्येक मामले में निर्दिष्ट करे। तो यह जो है महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण है, इस धारा के प्रयोजन के लिए निवासियों के अंतर्गत वे व्यक्ति हैं जो ऐसे क्षेत्र के अंदर भूमि या अन्य स्थावर संपत्ति स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा उपभोग में रखते हैं या धारण करते हैं, और वे भूधारक हैं जो ऐसे क्षेत्र के सीधे रैयतों या अधिभोगियों में स्वयं या अपने अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा भाटक का मतलब होता है किराया, भाटक का मतलब यहाँ देखिए भाटक लिखा हो, भाटक का मतलब होता है किराया, संग्रहित करते हैं, इस बात के होते हुए भी कि वे वस्तुतः वहाँ निवास नहीं करते हैं। राज्य संशोधन फिर वही आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 15 का महत्वपूर्ण धारा है ये, इसको दिल से याद करिए। धारा 15 का निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर अवधारित करना, अधिनिर्णित करना। खंड 1, यदि ऐसे किसी क्षेत्र में जिसकी बाबत ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन अधिसूचित कोई उद्घोषणा प्रदत्त है, ऐसे क्षेत्र के निवासियों या उनके किसी वर्ग या अनुभाग के दुराचरण के कारण या से कोई मृत्यु या घोर उपहत या संपत्ति की हानि या नुकसान उद्भूत हुई है या हुआ है, तो ऐसे क्षेत्र के निवासियों के लिए किसी व्यक्ति
के लिए जो यह दावा करता है कि उससे दुराचरण से क्षति उठानी पड़ती है, क्षति की तारीख से 1 मास, देखिए मास दिया हुआ है महत्वपूर्ण, 1 मास या ऐसे न्यूनतम कालावधि के अंदर जो विहित की जाए, उस जिले या उपखंड, उस जिले या उपखंड के अंदर ऐसे स्थित मजिस्ट्रेट से प्रतिकर के लिए आवेदन करना विधिपूर्ण होगा। ठीक है। दूसरा है तदुपरि जिले के मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे जांच के पश्चात जो वह आवश्यक समझे और चाहे ऐसे क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखा गया हो या नहीं, राज्य सरकार की मंजूरी से क लिखा हुआ है ना, उन व्यक्तियों को उद्घोषित कर दे जिन्हें ऐसे दुराचरण से उद्भूत या उनके कारण क्षति हुई है। ख ऐसे व्यक्ति को दी जाने वाली प्रतिकर की राशि और वह रीति जिसमें उसका उनमें वितरण किया जाए नियत करे, और ग वह अनुपात निर्धारित कर दे जिनमें वह राशि आवेदक से भिन्न ऐसे क्षेत्र के उस निवासियों द्वारा दी जाती है जिन्हें संदाय करने के लिए दायित्व से छूट ठीक पश्चातवर्ती उपधारा के अधीन नहीं दी गई। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, परंतु मजिस्ट्रेट इस धारा के अधीन कोई घोषणा या निर्धारण नहीं करेगा जब तक कि उसकी यह राय न हो कि यथापूर्वोक्त क्षति ऐसे क्षेत्र के अंदर बलवे या विधिविरुद्ध जमाव से उत्पन्न हुई है थी, और जिस घटना से ऐसी क्षति हुई थी उन घटनाओं के विषय में वह व्यक्ति जिन्हें क्षति उठानी पड़ी वह दोष रहित था। तीसरा, राज्य सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह आदेश द्वारा ऐसे प्रतिकर के किसी भाग के संदाय के दायित्व के किन्हीं व्यक्तियों या ऐसे निवासियों के किसी वर्ग या अनुभाग को छुट्टी दे दे। चौथा, जिले के मजिस्ट्रेट को धारा 2 के अधीन की गई प्रत्येक घोषणा या निर्धारण या दिया गया आदेश उस खंड के आयुक्त या पांचवा, किसी क्षति के लिए जिनके लिए इस धारा के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णित हुआ है सिविल वाद नहीं चलेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, देख लीजिए, सिविल वाद नहीं चलेगा। ये यहाँ पे देख ले, धारा 15 का में 1 माह के स्थान पर 30 मास, 1 मास के स्थान पर शब्द 30 मास प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है ना, ऐसा इसलिए है कि कुछ महीने 28 या 29 दिन के होते हैं, ठीक है, कुछ 30 दिन के होते हैं और कुछ 31 दिन के होते हैं, तो यहाँ निर्धारित कर दिया गया है मात्र 30 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 16, ठीक है, धारा 16, धारा 13, 14, 15 और 15 का के अधीन संदेय धनों की वसूली और वसूली होने पर उनका व्यय, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस ऐसे ही है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने जुर्माने के लिए वारंट, सीआरपीसी में जो जुर्माने के लिए वारंट है, ये देखिए धारा 421। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विशेष पुलिस अधिकारी, जब यह प्रतीत हो कि विधिविरुद्ध जमा या बलवा या शांति भंग हुई है या युक्त रूप से होने की आशंका है और शांति के परिप्रेक्ष्य के लिए सामान्यतः नियोजित पुलिस बल उस स्थान में जहां ऐसी विधिविरुद्ध जमाव या बवाल या शांति भंग हुई है या होने की आशंका है, शांति के परिरक्षण के लिए निवासियों के संरक्षण और संपत्ति की सुरक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है, तब निरीक्षक पंक्ति से अनिम्न, यानी कि निरीक्षक पंक्ति का रहेगा, इंस्पेक्टर रैंक का रहेगा, ठीक है, के लिए किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह निकटतम मजिस्ट्रेट से यह आवेदन कर सके कि आसपास इतने निवासी जितने पुलिस अधिकारी
अपेक्षा करे ऐसे समय के लिए और ऐसी सीमाओं के अंदर जैसा कि वह आवश्यक समझे विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया जाए और उस मजिस्ट्रेट से ऐसा आवेदन किया जाता है तब किया जाए जब तक कि इसके प्रतिकूल कारण दिखाई न पड़े आवेदन के अनुवर्तन हुआ। तो ये देखिए धारा 17 है, पूछा जाता है धारा 17 विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किस में है। ठीक है, तो धारा 17 में है। सरल धारा आप लोग समझ गए हैं। आसपास के निवासियों को देख रहे हैं ना, ये लिखा आसपास के निवासियों को विशेष पुलिस बल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 18 है विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। धारा 18 है विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्तियां तो सामान्य पुलिस अधिकारियों के समान होंगे। इस प्रकार नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी की शक्तियां विशेष और परिणात्र पुलिस के सामान्य अधिकारियों के समान होंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। धारा 19 विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में सेवा करने से इनकार। ठीक है, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में जो सेवा करने से इनकार कर दे क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति यथापूर्वोक्त विशेष पुलिस अधिकारी के नियुक्त किए जाने पर पर्याप्त प्रतिरोध के बिना किसी सेवा करने में या ऐसी विधिपूर्ण आज्ञा या निर्देश का जो उसे उसके कर्तव्य के पालन के लिए किया जाए अनुवर्तन करने की उपेक्षा इनकार करता है तो वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषित होने पर ऐसी प्रत्येक उपेक्षा इनकार या अवज्ञा के लिए 50 रुपये से अनधिक जुर्माने का दंड जो है दंडनीय होगा। तो अधिकतम क्या है 50 रुपये का दंड दिया जाएगा। धारा 19 में 50 रुपये का दंड है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। धारा 20 पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार। कोई महत्वपूर्ण धारा नहीं है, इसको आप पास करके पढ़ लीजिए। धारा 21 है ग्राम पुलिस अधिकारी। ठीक है, धारा 21 है ग्राम पुलिस अधिकारी, तो अभी तक लागू नहीं है। इस अधिनियम में कोई बात किसी अनुवांशिक या अन्य ग्राम पुलिस अधिकारियों को प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि वह अधिकारी इस अधिनियम के अधीन पुलिस अधिकारी के रूप में भर्ती नहीं किए जाए। ठीक है, तो ये खाली बस इतना ही आपको पढ़ना है। धारा 21 में ग्राम पुलिस अधिकारी है। धारा 20 में पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला प्राधिकार है। आगे बढ़ते हैं। ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सब नहीं पढ़ना है। धारा 22 है पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यरूढ़ होंगे और जिले के किसी भी भाग में नियोजित किए जा सकेंगे। महत्वपूर्ण धारा है, ये पूछता भी अक्सर। ठीक है, बस इतना ही जाननी है आप इसमें, इस धारा में। धारा 23 है पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य। महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसे विधिपूर्ण जारी किए गए सब आदेश और वारंटों का सत्वर पालन और निष्पादित करे। लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रहण और सूचना और संसूचना करे। अपराधों और लोक न्यूसेंस के किए जाने का निवारण करे। अपराधियों का पता लगाए और न्यायालय के समक्ष लाए गए उन सब व्यक्तियों को पकड़े जिन्हें पकड़ने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है, जिनको पकड़ने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी के लिए इस धारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए मदिरालय, जुआघर या भ्रष्ट या उच्चखल व्यक्तियों के, उच्चखल माने जो दुष्ट और ये जो होते हैं दुष्ट टाइप के आदमी के समागम के अन्य स्थान पर बिना वारंट प्रवेश करे। ठीक है, और उनका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा। ठीक है, बिना वारंट के जो है प्रवेश कर सकता। मदिरालय में, जुआ घर में, भ्रष्ट या ये जो होते हैं व्यक्तियों के दुष्ट टाइप के या जो अवैध काम करते हैं उनके घरों में जो है बिना वारंट के प्रवेश कर सकता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पुलिस अधिकारी इत्तला इत्यादि कर सकेंगे।
महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह कोई इत्तला मजिस्ट्रेट को दे और समन वारंट, तलाशी वारंट या अन्य ऐसे विधिपूर्ण आदेशिका के लिए जो अपराध करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध विधि विरुद्ध के अनुसार निकाली जा सकती है, आवेदन करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 25 है, पुलिस अधिकारी बिना दावे वाले संपत्ति को अपने भार साधन में लेंगे और इनके बयान की बाबत मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन होंगे। ठीक है, इसमें कुछ जिला मजिस्ट्रेट को दे सकेंगे। तो इसमें पावर किसको है? प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह सब बिना दावे वाले, दावे मतलब जो लावारिस हो, संपत्ति को अपने भार साधन में ले और उसकी तालिका जिला मजिस्ट्रेट को दे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 26, मजिस्ट्रेट संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और उद्घोषणा निकाल सकेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है। जिला मजिस्ट्रेट संपत्ति के विरुद्ध संपत्ति को निरुद्ध कर सकेगा, मतलब निरुद्ध का मतलब होता है बंद करना, अपने कब्जे में लेना, और उन वस्तुओं का जिनके रूप में वह है विनिर्देश करते हुए और यह अपेक्षा करते हुए उद्घोषणा निकाल सके। कोई व्यक्ति जो उस पर कोई दावा रखता है ऐसी उद्घोषणा की तारीख से 6 मास के अंदर उपसंजात होकर उस पर अपना अधिकार स्थापित। उपसंजात का मतलब होता है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में या मजिस्ट्रेट के कोर्ट में या जहाँ भी मजिस्ट्रेट लिखे वहाँ पर उपस्थित होना। उपसंजात का मतलब होता है उपस्थित होना। ठीक है, आगे बढ़ते 6 मास के अंदर, याद रखिए 6 मास के अंदर। धारा 26 में, धारा 26 में कितने मास का वर्णन है? 6 मास का है। आगे बढ़ते हैं। धारा 27, यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता है तो संपत्ति का अधिहरण। यदि कोई दावेदार जो है उपसंजात नहीं होता है, संपत्ति का अधिहरण कर दिया जाएगा, उसको मजिस्ट्रेट के आदेश से बेच दी जाएगी। ठीक है, बस इतना ही आप जानिए या इतना ही पढ़िए। धारा 28, पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाणपत्र इत्यादि का परिधान करने से इनकार करने वाले व्यक्ति है। जैसे पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र इत्यादि जो उनको बैच मिलते हैं, जो भी कुछ उनको मिलता है, अगर न देता है तब क्या होगा? नहीं देता, इनकार कर देता है, क्या होता है? तो ये देखिए आप क्या होगा, 200 रुपये से अनधिक की सस्ती, 6 मास से अनधिक की कालावधि, कठोर श्रम होगा। 200 रुपया जुर्माना दिया जाएगा, 6 मास का जो है सजा होगी, जो कठोर श्रम होगा। ठीक है, कठोर श्रम रहित या सहित होगा, रहित या सहित हो, यहाँ पे देखिए कठोर श्रम रहित या सहित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धारा 29 है, कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्ति। शास्ति का मतलब होता है दंड। कर्तव्य इत्यादि की उपेक्षा के लिए शास्ति। तो यहाँ पे देखिए, जानबूझकर या भंग करता है, उपेक्षा करता है कोई पुलिस अधिकारी अपने पद के कर्तव्य से बिना अनुज्ञा के या बिना 2 मास की कालावधि की पूर्व सूचना दिए प्रत्याहरण करता है या छुट्टी पर अनुपस्थित होने पर ऐसी छुट्टी के अवसान पर बिना युक्तियुक्त कारण के कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है, या जो बिना प्राधिकार के अपने पुलिस कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन में लगता है, जैसे कोई धंधा पानी बिजनेस शुरू कर दिया हो, या जो कायरता या दोषी है, भाई कहीं किसी बदमाश से मुठभेड़ हो रही हो तो भाग गया। ठीक है ना, पुलिस की किसी बदमाश से मुठभेड़ हो रही है तो उसमें से कोई पुलिस वाला भाग गया, या जो अपनी अभिरक्षा में के किसी व्यक्ति के प्रति अवैध शारीरिक हिंसा करता है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर 3 मास के वेतन से अनधिक की शास्ति, 3 मास से अनधिक कालावधि के लिए कठोर श्रम सहित या रहित कारावास से दायी होगा। ये देखिए, ये भी है, ये मैंने लिखा है। धारा 29 के तहत जब कोई पुलिस अधिकारी असंज्ञेय अपराध कारित करता है तब इसकी सूचना इसी धारा के तहत प्राप्त होती है या होगी। ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है धारा 29 में, यदि कोई पुलिस अधिकारी अपनी कर्तव्य की उपेक्षा करता है तो उसको क्या दंड दिया जाएगा। ठीक है,
धारा 30 है लोक जमाओं और जुलूसों के विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देना, महत्वपूर्ण है। धारा 30 है लोक जमाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना। अनुज्ञप्ति का मतलब तो लोग ये जो जुलूस वुलूस निकालते हैं तो उनकी आज्ञा कौन देगा? पुलिस का जिला अधीक्षक, सहायक जिला अधीक्षक, ठीक है। लोक सड़कों पर या लोक मार्गों पर या आम रास्तों पर जब जमाव और जुलूसों के आचरण की को अवसर पर यथा अपेक्षित रूप से निर्दिष्ट कर सकेगा और वे मार्ग जिनमें समय जिन पर ऐसे जुलूस जहां जा सकेंगे जो विहित करेगा, ठीक है। किस मार्ग से जुलूस को निकलना है वह मार्ग बताएगा, समय बताएगा, ठीक है ना। इसी मार्ग से आपको जो है जुलूस लेके जाना है और उसी समय पे जाना है। कौन बताएगा? जिला अधीक्षक और सहायक जिला अधीक्षक, ठीक है। दूसरा, वह यह समाधान होने पर कि किन्हीं व्यक्तियों या किन्हीं व्यक्तियों के वर्ग या किसी ऐसी सड़क मार्ग या आम रास्ते पर में ऐसा कोई जमाव बुलाने या एकत्र करने या ऐसा कोई जुलूस बनाने का आशय है जिसकी बाबत जिले के या उपखंड के मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, यानी कि डीएम और एसडीएम का यह विचार है कि यदि वह अनियंत्रित रहा तो शांति भंग होने की संभावना है, साधारण या विशेष सूचना द्वारा यह अपेक्षित कर सकेगा कि ऐसे सम्मेलन को बुलाने या एकत्र करने वाले या ऐसे जुलूस का निर्देशन या समर्थन करने वाले व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी कि इसमें जो नेता लोग हैं जो जुलूस लेके आगे आगे चलते हैं उनके बारे में यह बताया गया है, ठीक है। खंड 3 है ऐसे आवेदन किए जाने पर अनुज्ञप्तधारी के नामों को, जो लाइसेंस होल्डर है, अनुज्ञप्तधारी का मतलब जो लाइसेंस लिया हुआ है, ऐसे जिनको अनुमति दी गई है, ऐसे आवेदन किए जाने पर वह अनुज्ञप्तधारियों के नामों को विनिर्दिष्ट करके और उन शर्तों पर परिनिश्चित करने जिन पर वह ऐसा जमाव करने या ऐसा जुलूस बनाने के लिए अनुज्ञा दी गई है और इस धारा को अन्यथा प्रभावी करने के लिए वाले अनुज्ञप्ति दे सकेगा, परंतु ऐसी किसी अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन या उसके अनुदान की कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मांगों में मांगों में संगीत, यहाँ संगीत को जो है बताया गया है, जो मार्गों में संगीत है ये, ठीक है ना, जो डीजे उजे आजकल लोग बजा रहे हैं गीत गाना, उसके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हो सहायक जिला अधीक्षक शब्द के स्थान पर अपर जिला अधीक्षक एसीपी या संयुक्त जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक शब्द प्रस्थापित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 30 का महत्वपूर्ण है अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले जमाओं और जुलूसों के संबंध में सस्तियाँ, ठीक है ना। पहला, यहाँ देखिए पहला लिखा हमने, पहला, कोई मजिस्ट्रेट या पुलिस का अधिकारी या पुलिस का सहायक जिला अधिकारी या पुलिस निरीक्षक या थाने का भार साधक अधिकारी ऐसे किसी जुलूस को जो अंतिम पूर्वगामी मार्ग के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करता है रोक सकेगा और उसे या ऐसी किसी जमाव को जो किन्हीं यथापूर्वक शर्तों का अतिक्रमण करता है बिखर जाने का आदेश दे सकेगा, ठीक है ना। जब आपका जुलूस जो है वो नियमों को भंग करता है, तो जब नियम भंग कर देगा तो जो है कितने लोगों को जो है आदेश देने की पावर है? 1 2 3 4 5, ठीक है ना। खंड 2 को जो कोई जुलूस या जमाव अंतिम पूर्ववर्ती उपधारा के अधीन किए गए किसी आदेश के पालन करने में उपेक्षा करता है
या इनकार करता है वह विधि विरुद्ध जमाव समझा जाएगा। महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 31 पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। बस इतना इसमें पढ़िए, पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी। धारा 32 है, वही इतना ये महत्वपूर्ण है। बस पूछा जा सकता है कि पुलिस लोक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाए रखेगी कौन सी धारा में, तो धारा 31 में, 31 में। धारा 32 है, ठीक पूर्ववर्ती 3 धाराओं के अधीन निकाले गए आदेशों की अवज्ञा के लिए शास्ति। मतलब धारा 31, 30 और 29 में, धारा 29, 30 और 31 में जो आदेश दिए गए हैं, यदि आप उनकी अवज्ञा करते हैं, नहीं मानेंगे, उनकी अवहेलना करेंगे तो क्या दंड दिया जाएगा। तो पुलिस के जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक द्वारा अनुदत्त किसी अनुज्ञप्ति की शर्तों का अतिक्रमण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर 250 रुपये से अधिक का जुर्माना दंडनीय होगा। ठीक है ना, 200 रुपये, सॉरी 250 मैंने कह दिया, 200 रुपया का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ, ठीक 3 पूर्ववर्ती धारा अर्थात धारा 31, 31, 30 और 29 में 200 रुपये का जुर्माना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 32 का सामूहिक ड्रिल, जो परेड होता नहीं है, जो सामूहिक ड्रिल और सामूहिक प्रशिक्षण आदि को निषिद्ध करने की शक्ति। खंड 1 जिले का मजिस्ट्रेट अर्थात जिला मजिस्ट्रेट जब लोक अथवा लोक सुरक्षा अथवा लोक परिशांति करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह सार्वजनिक सूचना द्वारा या किसी स्थान में निवास करने वाले व्यक्ति को आदेश द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले किसी भाग में अस्त्र ले जाने अथवा सामूहिक ड्रिल करने अथवा अस्त्र लेकर सामूहिक प्रशिक्षण देने से रोक सकता है। ठीक है, तो जैसे मुहर्रम के समय या अन्य समय लोग हथियार लेकर के निकलते हैं, या बहुत सारे हमारे देश में त्यौहार होते हैं, लोग लाठी भाला छुरी तलवार लेकर निकलते हैं, तो उसको इस धारा के तहत जो है रोक लगाया जा सकता है। इस धारा के अंतर्गत कोई भी निषेधाज्ञा 3 महीने से अधिक समय तक प्रवृत्त न रहेगी। 3 महीने तक जो है रोक लगाई जा सकती है, परंतु यह राज्य सरकार इसे लोक प्रशांति को बढ़ाने हेतु अथवा लोक शांति अथवा सुरक्षा कायम करने के लिए आवश्यक समझती है तो यह अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है। ठीक है ना, कि जिला के मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 1 के अंतर्गत जारी की गई सार्वजनिक सूचना अथवा आदेश आगामी अवधि तक रहते 6 मास से अधिक नहीं होगी। जब जिला मजिस्ट्रेट लगाएगा 3 महीने के लिए, ठीक है, और राज्य सरकार जब इसमें दखलंदाजी कर देगी तो 6 महीने तक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। खंड 3 यहां पर जिला का मजिस्ट्रेट स्वयं अपने आप अथवा किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा 1 के अंतर्गत अपने द्वारा पारित किए गए आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है। चौथा, राज्य सरकार या तो स्वतः अथवा किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा 2 के परंतु के अंतर्गत पारित किए गए अपने आदेश को अथवा जिले के मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा 2 के अंतर्गत पारित आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपधारा 5 धारा 32 ख के अंतर्गत वर्णित नियमों के उल्लंघन करने के लिए दंड 6 मास और 2000 रुपया है। बस इसमें देखिए 6 मास और 2000 रुपये का दंड है यहाँ पर। ठीक है, धारा 33 से जिले मजिस्ट्रेट के नियंत्रण की व्यावृत्ति, सेविंग सही है,
आगे बढ़ते हैं। धारा 34, सड़कों पर कतिपय अपराधों के लिए दंड। अगर सड़क पर कोई अपराध किए जाते हैं, हर कोई व्यक्ति जो ऐसे किसी शहर की सीमा के अंदर जिस पर इस धारा के विस्तार राज्य सरकार ने विशेषतः किया है, किसी सड़क पर या किसी खुले स्थान या मार्ग पर आम रास्ते में निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करता है जिसमें निवासियों या यात्रियों को बाधा, असुविधा, क्षोभ, जोखिम, संकट या नुकसान पहुंचता है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषित पर 50 रुपये से अधिक के जुर्माने या कठोर पारिश्रमिक सहित या रहित 8 दिन से अनधिक कारावास से दंडनीय होगा। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ना, 8 दिन की सजा है, 50 रुपये का जुर्माना है। अब क्या क्या है इसमें देखिए। पुलिस अधिकारी की शक्ति और किसी विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे व्यक्ति को जो उसके सामने ऐसे अपराधों में से कोई अपराध करता है बिना वारंट के अभिरक्षा में ले सकता है। ठीक है, जो सड़क के किनारे जो अपराध किए। पहला, ढोरवध बेतहाशा सवारी करना। किसी पशु को मार करके फेंक दिया है, यहाँ पर देखिए, किसी पशु को मार करके यहाँ फेंक दिया गया है सड़क के किनारे, या बेतहाशा सवारी करना, उसको दौड़ाना, किसी घोड़ा गाड़ी को दौड़ाना। ठीक है ना, हाँकना। दूसरा, जीव जंतु की साथ निर्दयता, कोई पुलिस के जानवर को मारना पीटना बेतहाशा, उसके लिए। तृतीय, यात्रियों को बाधा पहुंचाना। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, धारा 32 के लिए अपराध का दंड का प्रावधान धारा 32B में है। तीसरा है यात्रियों को बाधा पहुंचाना। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, गाड़ी रोक देंगे बीच सड़क पर, और जो है उसमें से माल उतार करके दुकान में भरेंगे, 1-1 घंटे का जाम लगाए रहते हैं। ठीक है, ये है। चौथा, विक्रय के लिए वस्तुओं को अवदर्शित करना। जैसे मान लीजिए कोई तंग गली या कोई तंग रास्ता है, कोई हमने एक बहुत ही आकर्षक कोई कैटलॉग लगा दिया है दुकान के आगे, उस देखने के लिए भीड़ लग गई है दुनिया भर की। मार्ग पर धूल फेंकना। पांचवा है मार्ग पर धूल फेंकना। या करकट का मतलब होता है, करकट मतलब जो सूखा कूड़ा होता है हमारे घर का। ठीक है, करकट का मतलब होता है कूड़ा, गंदगी। ठीक है, जो घर का होता है कूड़ा करकट जिसको कहते हैं, गंदगी, कूड़ा फेंकना, पत्थर फेंकना, इमारतों पर सामग्री फेंकना आदि आदि जो है। हाँ, मल त्याग कर देना, लोग लैट्रिन टट्टी पेशाब करते रहते हैं सड़क के किनारे, तो उसके लिए है। ठीक है, छठवां है मत या बलवात्मक पाया जाना। कोई मत का मतलब शराब के नशे में जो है अपना मदमस्त होकर हाथी की तरह चल रहा है, सोया हुआ है। शरीर का अशिष्ट दर्शन, शरीर का अभिष्ट दर्शन, मूत्र त्याग, स्नान, धोने के क्रिया आदि लोग करते हैं सड़कों के किनारे। 8वां है संकटपूर्ण स्थानों के संरक्षण में उपेक्षा। ठीक है, जैसे कुआं, तालाब है, ये सब बाढ़ न लगाना इत्यादि है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये सब महत्वपूर्ण नहीं यहाँ पे आते हैं। धारा 34 का है, धारा 32 और धारा 34 के अधीन अपराधों का प्रशमन यानी समझौता। धारा 32 या धारा 34 के अधीन दंडनीय अपराध का राज्य सरकार के इस निमित्त किसी साधारण अथवा विशेष आदेश के अध्ययन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा या तो अभियोजन को संस्थित किए जाने से पूर्व, अभियोजन मतलब मुकदमा लिखे जाने से पूर्व, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है ना, अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व यानी मुकदमा किए जाने से पूर्व, जुर्माना दो नहीं तो मुकदमा लिखा जाएगा, अथवा पश्चात प्रशमन हेतु ऐसी संस्थान फीस जैसा कि वह ठीक समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 35 अधिकारिता। धारा 35 इस अधिनियम के अधीन कांस्टेबल की पंक्ति के नीचे, इस अधिनियम की धारा
कांस्टेबल पंक्ति के ऊपर के पुलिस अधिकारी के विरुद्ध किसी आरोप की जांच और अवधारण। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप देख लीजिए यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है धारा 35। धारा 36 से किसी विधि के अधीन अभियोजित करने की शक्ति प्रभावित नहीं होगी। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी बात का यह अर्थ न लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम द्वारा दंडनीय किए गए किसी अपराध के लिए किसी अन्य विनियम या अधिनियम के अधीन अभियोजन किए जाने या किसी अन्य विनियम या अधिनियम के अधीन इस अधिनियम द्वारा ऐसे अपराध के लिए उपबंधित से भिन्न या उच्चतर शास्ति या दंड के लिए दायित्वाधीन होने से किसी व्यक्ति को निवारित करती है। ठीक है ना, तो दूसरे एक्ट के तहत भी दंडित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 37 है मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित शास्तियों और जुर्मानों की वसूली। महत्वपूर्ण नहीं है, बस है थोड़ा सा ये। ठीक है, ये लाइन महत्वपूर्ण है। 8 दिन से अनधिक किसी कालावधि के लिए कारावासित किया जा सकेगा। ये देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा निकाल दी गई है। तो धारा 38 से लेकर जो है धारा 41 तक निकाल दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपसे जैसे 37 से 40 तक या 38 से 41 तक, ठीक है, 39 से 42 तक, ऐसे करके पूछा जाएगा। तो आप इस धारा को याद रखिए। ठीक है, अब वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 42 कार्रवाइयों के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध, महत्वपूर्ण है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध वे सब कार्रवाइयाँ अभियोजन इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई या किए जाने के लिए आशायित या एतद द्वारा की गई साधारण पुलिस शक्तियों के अधीन की गई किसी बात के लिए वैधतः किए जा सकते हैं। परिवादित कार्य किए जाने के पश्चात 3 मास के अंदर न कि अन्यथा किए जाएंगे। ठीक है ना, परिवादित यानी कि 3 मास के अंदर, और ऐसे वाद को उसके हेतु की लिखित सूचना प्रतिवादी को या उस कार्य किया गया था जिला अधीक्षक या सहायक जिला अधीक्षक को वाद के आरंभ से कम 1 माह पूर्व दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब बेकार है। आगे बढ़ते हैं। धारा 43 है, यह अभिवचन की कार्य वारंट के अधीन किया गया था। जब किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई या अभियोजन अधिकारी की हैसियत में उसके द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए चलाए जाए या कोई कार्रवाई की जाए तो उसके लिए यह अभिवचन करना महत्वपूर्ण होगा कि उसने ऐसा कार्य मजिस्ट्रेट द्वारा निकाले गए वारंट के प्राधिकार के अधीन किया था। ठीक है ना, ये देखिए, ये बस हेडलाइन ही पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है मैं बता रहा हूँ। धारा 44 से पुलिस अधिकारी डायरी रखेंगे। पुलिस अधिकारी अब देखते हैं डायरी रखते हैं, उसमें हर चीज़ वो नोट करते हैं। ठीक है, प्रत्येक पुलिस थाने का भार साधक पदाधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करे एक साधारण डायरी रखे और किए गए सब परिवादों, आरोपों, गिरफ्तारियों किए गए सब व्यक्तियों के नामों, परिवादों के नामों, उसके विरुद्ध आरोपित अपराधों, उन आयुधों या संपत्ति जो कि उनके कब्जे से अन्यथा दी गई हो, ठीक है, वो सब रखेगा। जिले का मजिस्ट्रेट ऐसी डायरी मंगवाने और उसका निरीक्षण करने के लिए स्वतंत्र होगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये बहुत महत्वपूर्ण धारा भी है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और धारा 44 बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस अधिकारी सब डायरी रखेंगे
और जिला मजिस्ट्रेट जब चाहे तब डायरी को मंगवा कर देख सकता है कि पुलिस अधिकारी ने उस डायरी में क्या गुल खिलाया है। आगे बढ़ते हैं, धारा 45, बस हेडलाइन ही पढ़िए इसका। राज्य सरकार विवरणियों का प्रारूप विहित कर सकेगी, ठीक है ना। विवरणियों का जो प्रारूप होता है राज्य सरकार वो विहित करेगी कि फॉर्म कैसे कैसे किन फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, फॉर्मेट में रहेगा, फॉर्मेट। धारा 46 है अधिनियम की परिधि, ठीक है, ये अधिनियम कहाँ तक लागू होगा, ठीक है। धारा 46 है अधिनियम की परिधि। आगे बढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण भी नहीं है। धारा 47 आखिरी धारा है। धारा 47 पुलिस के जिला अधीक्षक का ग्राम पुलिस का प्राधिकार, बस महत्वपूर्ण है ये। राज्य सरकार के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे राज्य सरकार के अधीन राज्य क्षेत्र के किसी भाग में इस अधिनियम को प्रभावशील करने में यह घोषित करे कि जो प्राधिकार जिले का मजिस्ट्रेट पुलिस के प्रयोजन के लिए किसी ग्राम चौकीदार या अन्य पुलिस अधिकारी को प्रयोग कर सकता है, उसे जिला का पुलिस अधीक्षक जिले के मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन प्रयोग करे, ठीक है ना। अब ये देख लीजिए आप लोग, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारा वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।